सोचिए, एक उभरती हुई हस्ती पर हिंदुओं के आस्था के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक का अपमान करने का आरोप लगता है और कुछ ही साल बाद उसी हस्ती को देश की संसद में एक सीट का ताज पहना दिया जाता है। आज की वीडियो एक पुरानी ट्वीट की नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीति और उसके सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे जैसे हम इसकी परतें खोलेंगे, आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी भी नहीं है, ये पूरी पार्टी के भीतर बार बार दोहराए जाने वाले एक पैटर्न की कहानी है। ये कहानी है सयोनी घोष की, जो एक विवादित तस्वीर के बाद जेल जाने के बजाय सीधा संसद पहुंच गई। आज हम यही जानेंगे कि आखिर यह सब हुआ कैसे, और यह भी कि क्या यह घटना अपने आप में अकेली थी या फिर एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा। इस पूरी कहानी की जड़ें 18 फरवरी 2015 से जुड़ी हैं। महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद उस समय की एक 22 वर्षीय बंगाली अभिनेत्री सयोनी घोष के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट हुई। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, ये एक ग्राफिकल इमेज थी जिसमें कथित तौर पर एक महिला करोड़ों हिंदुओं के लिए भगवान शिव के सबसे पवित्र प्रतीक शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ाते हुए दिख रही थी। तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी था जिसमें लिखा था, गॉड्स कुडंट हैव बीन मोर यूजफुल। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदू संगठनों से लेकर आम लोगों तक सबने इससे अपनी आस्था पर एक भद्दा और जानबूझकर किया हुआ हमला माना। महाशिवरात्रि के पवित्र मौके के आसपास इस तस्वीर का पोस्ट होना लोगों के गुस्से को और हवा दे गया। उस समय सयोनी घोष एक उभरती हुई एक्ट्रेस थी, लेकिन इस एक ट्वीट ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। ये एक ऐसा विवाद था जिसकी गूंज सालों बाद तक सुनाई देने वाली थी। सवाल यही था कि क्या कानून इस पर कोई एक्शन लेगा या फिर राजनीति इसे अपने लिए एक मौके में बदल देगी। सालों तक ये मामला सोशल मीडिया के शोर में कहीं दबा रहा, लेकिन जनवरी 2021 में यह पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के नेता तथागत रॉय ने सयोनी के 2015 के उसी ट्वीट को दोबारा शेयर करते हुए एक नई बहस छेड़ दी, जो जल्द ही एक कानूनी लड़ाई में बदल गई। तथागत रॉय ने सयोनी घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत कोलकाता के रविंद्र सरोवर थाने में पुलिस शिकायत दर्ज करा दी। ये धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है। इसके अलावा गुवाहाटी और बेंगलोर से भी इस तरह की शिकायतें दर्ज होने की खबरें आई। जब कानूनी शिकंजा कसने लगा, तब सयोनी घोष अपने बचाव में सामने आई। उसने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि 2015 में उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और यह पोस्ट उसने नहीं किया था। उसके पीआर एजेंट ने तथाकथित तौर पर उसे बताया कि अकाउंट हैक हुआ है और यह अकाउंट 2017 तक वापस नहीं मिला। जब विवाद बढ़ा तो उसने माफी भी मांग ली और इस घटना को ऑब्नॉक्शियस यानी घृणित बताया। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। मई 2026 में जब यह विवाद एक बार फिर सामने आया, सयोनी घोष ने एक नई सफाई दी। उसने कहा कि उसने 2021 में ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी और ये तस्वीर उसने न बनाई थी न अपलोड की थी। उसने ये भी कहा था कि वह खुद एक हिंदू है और किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उसका कभी इरादा नहीं था। साथ ही उसने यह आरोप भी लगाया कि यह पूरा विवाद उसे राजनीतिक रूप से डराने और चुप कराने की कोशिश है, जो कि यह विपक्ष की एक मुखर आवाज है। उसका यह बयान सुनकर तो ऐसा ही लग सकता है कि मामला अब पूरी तरह शांत हो जाएगा, एक माफी, एक सफाई और कहानी खत्म। लेकिन असली सवाल यही से शुरू होता है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती होती तो शायद ये कहानी यही रुक जाती, पर यह घटना अकेली नहीं है। यही से यह कहानी एक मोड़ लेती है जिसने सबको हैरान कर दिया। जिस विवाद को किसी राजनीतिक करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, वही विवाद सयोनी घोष के लिए एक लॉन्च पैड साबित हुआ। जनवरी 2021 में विवाद के दोबारा भड़कने के ठीक एक महीने बाद 24 फरवरी 2021 को सयोनी घोष ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुछ ही महीनों बाद जून 2021 में उसे एक ऐसा पद दिया गया जिसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। उसे टीएमसी की युवा शाखा तृणमूल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और यह पद उससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास था, जो आज की डेट में काफी सुर्खियों में है। अगर आप उस विषय पे भी वीडियो चाहते तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस हस्ती पर करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप था, उसे पार्टी की यूथ विंग की कमान सौंप दी गई। पार्टी ने कभी भी उसके इस विवाद से दूरी नहीं बनाई। 2023 में जब स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने उससे घंटों तक पूछताछ की, तब भी पार्टी मजबूती से उसके साथ खड़ी रही। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव।
टीएमसी ने सायोनी घोष को पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित जादवपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, वही सीट जहां से पहले टीएमसी की एक और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती सांसद थी। पार्टी ने एक मौजूदा सांसद की जगह सायोनी को मौका दिया। उसने इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अनिर्बन गांगुली को लगभग 2,58,000 वोटों के विशाल अंतर से हराया और पहली बार लोकसभा सांसद चुनी गई। एक विवादित ट्वीट, देश भर में गुस्सा, पुलिस केस और इन सब के बाद नतीजा संसद की सदस्यता। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की निजी किस्मत थी या पार्टी के भीतर एक सोची समझी आदत। जुलाई 2022 में एक और टीएमसी सांसद इसी तरह से विवाद में फंसी। टोरंटो के एक फिल्म डायरेक्टर लीना मनी मैकलाई के डॉक्यूमेंट्री पोस्टर काली में मां काली को सिगरेट पीते हुए और एक प्राइड फ्लैग पकड़े हुए दिखाया। जब इस पोस्टर पर सवाल पूछा गया तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि उन्हें इस तरह की कल्पना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए मां काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल की क्राइम ब्रांच ने धारा 295A के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, एक चाय बेचने वाले व्यक्ति की शिकायत पर। और हाँ, ये वो चाय वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले बनाई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके कुछ घंटों के बाद बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी की शिकायत पर एक और एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जाकर प्रदर्शन करके उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इस बार टीएमसी ने कुछ अलग किया। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि महुआ मोइत्रा के विचार उनका निजी राय है और पार्टी में किसी भी रूप से इसका समर्थन नहीं किया जाता। यानी इस बार पार्टी ने सार्वजनिक रूप से दूरी बनाने की कोशिश की, जो सायोनी घोष के मामले में कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस दूरी का नतीजा क्या निकला? महुआ मोइत्रा को पार्टी से निलंबित नहीं किया गया, न उनका कोई पद लिया गया और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्जशीट नहीं बनी और मामला धीरे धीरे शांत हो गया। महुआ मोइत्रा का राजनीतिक करियर आगे भी चलता रहा। 2023 के अंत में उन्हें संसद से निष्कासित किया गया, लेकिन इसकी वजह काली पर दी गई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक अलग कैश फॉर क्वेरी विवाद था। यानी एक ऐसी टिप्पणी जिसने एक बीजेपी शासित राज्य में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर कर दिया। उसका असर उनके राजनीतिक भविष्य पर लगभग 0 रहा। दो अलग अलग नेता, तो अलग अलग देवी देवता, एक ही पार्टी और एक जैसा ही अंत। ये इत्तेफाक है या टीएमसी के भीतर एक पैटर्न है जहाँ धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद राजनीतिक करियर को रोकते नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए सुर्खी बनकर गुजर जाते हैं। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जून 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में भारी हार के बाद टीएमसी की भीतर बड़ी उथल पुथल मच गई। पार्टी के लगभग 20 लोकसभा सांसदों ने, जिनमें सायोनी घोष का नाम भी शामिल था, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया और एनडीए की तरफ झुकाव के संकेत दिए। इस दौरान तथागत रॉय, जिन्होंने 2021 में सायोनी घोष के खिलाफ वही पहली पुलिस एफआईआर दर्ज कराई थी, एक बार फिर सामने आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सार्वजनिक तौर पर अपील की कि वे सायोनी घोष को एनडीए में शामिल न करें। उन्होंने लिखा कि उन्हें बाकी सब नेताओं से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सायोनी घोष का मामला अलग है। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने रविंद्र सरोवर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और 5 साल बाद भी, जैसा उन्होंने खुद लिखा, उस शिकायत का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्हें यह भी जोड़ा कि सायोनी घोष ने चुनावी प्रचार के दौरान एक ऐसा गीत भी गाया था जिसमें काबा और मदीना का जिक्र था, लेकिन शिवलिंग का या किसी भी हिंदू देवी देवता का जिक्र नहीं था। ये घटना दिखाती है कि भले ही कानूनी फाइलों में यह मामला 5 साल से ठंडा पड़ा है, राजनीति में यह मुद्दा अभी भी जिंदा है। जो शिकायत कभी किसी कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई, वो अब एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है, सिर्फ गठबंधन की शर्तें तय करने के लिए। 2 नेता, तो अलग अलग विवाद, एक ही पार्टी और दोनों बार एक जैसा अंत। सायोनी घोष के मामले में कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलोर में एफआईआर दर्ज हुई। महुआ मोइत्रा के मामले में भोपाल में 2 एफआईआर दर्ज हुई। दोनों में आज तक कोई चार्जशीट नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं और दोनों बार पार्टी ने अपने नेताओं को बचाए रखा, एक बार चुप्पी से, एक बार ट्विटर बयान से। नतीजा दोनों बार एक ही रहा। तो सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा की इन 2 कहानियों से हम क्या समझे? एक अपमानजनक तस्वीर, एक विवादित बयान, ढीली कानूनी प्रक्रिया, पार्टी की चुप्पी या सिर्फ जबानी दूरी, और आखिर में दोनों का शानदार राजनीतिक करियर। शिवलिंग पर कॉन्डोम वाली तस्वीर से लेकर मां काली पर टिप्पणी तक, यह सिर्फ 2 व्यक्तियों की कहानी नहीं है। यह हमारे सिस्टम के बारे में एक बहुत बड़ा और असहज सवाल खड़ा करता है। क्या भारत में राजनीतिक शक्ति, कानूनी जवाबदेही और करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से ऊपर हो चुकी है? सायोनी घोष का संसद तक पहुंचना और 2026 में उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का बने रहना इस बात का सबूत है कि हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम मौजूद है
जो ऐसे विवादों को दंडित करने के बजाय उन्हें भुला देने और कभी कभी पुरस्कृत करने की राह चुनता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसे राजनीतिक संरक्षण का मामला मानते हैं या कानूनी प्रक्रिया की नाकामी का? क्या ये वाकई एक पार्टी के भीतर दोहराया जाने वाला पैटर्न है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अंत में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो ट्वीट किसने किया था। मेरा सवाल सिस्टम से है कि इसकी आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। जब इंक्वायरी होगी, इसका रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।